बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। अगर हम लेक्चर सीरीज की बात करें तो आज ये इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कम्प्लीटली इस यूनिट को अंडरस्टैंड किया, इसकी थ्योरी को समझा। तो आज इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन कौन से हैं और कैसे हम इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Dear students, here we have question number 1, which is how does a generator differ from motor and what is their relationship to each other? यहाँ इस क्वेश्चन में ये है कि जनरेटर किस तरह मुख्तलिफ है मोटर से। तो आपको पता है हम अपने प्रीवियस इस लेक्चर में कवर कर आए हैं जनरेटर और मोटर की डिटेल वर्किंग। जनरेटर बेसिकली कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और मोटर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। नेक्स्ट, अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हाइल मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मोटर इफेक्ट क्या है? अगर हम इसको बिल्कुल समराइज करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। कब प्रोड्यूस होती है? जब आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के करीब मूव करवाते हैं, यानी रिलेटिव मोशन करवाते हैं बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, तो उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये जब आप मूव करवाते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चेंज होती हैं। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जनरेटर इसी प्रोसेस पर काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जबकि मोटर इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। और मोटर इफेक्ट ये है कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, यानी वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रिप है, एल्यूमिनियम फॉयल है, और इसको हमने, ये करंट कैरिंग एल्यूमिनियम फॉयल है, इसको जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जब इसमें से करंट गुजरता है तो ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है, ये कोई भी इस तरह की स्ट्रिप हो तो उसकी अपनी करंट गुजरने की वजह से उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर पड़े एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, जिसके रिजल्ट में ये जो स्ट्रिप है वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो अभी हमने शॉर्ट में समझ लिया कि जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, जबकि मोटर इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। ये वही बात जो अभी हमने कहा कि इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट और इट यूजेस इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल में पावर स्टेशन आ सकता है, फैन और पंप आ सकता है। नेक्स्ट, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो जनरेटर और मोटर बेसिकली एक दूसरे के रिवर्स हैं, or the same device can work as generator if mechanical energy is supplied or motor if electrical energy is supplied. Both are based on the interaction of magnetic field and electric current. Next we have question number 2, which is why is transformer ineffective with DC voltage? यानी DC voltage के ऊपर ट्रांसफार्मर क्यों ऑपरेट नहीं होता? आपको पता है ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास और इट वर्क्स ऑन एसी करंट, अल्टरनेट करंट के ऊपर ये काम करता है। डीसी के ऊपर क्यों काम नहीं करता? तो डीसी बेसिकली यूनी डायरेक्शनल करंट है, यानी एक ही सिमत में वो बहता है, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। तो जब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो चेंज नहीं होंगी। यानी ये अगर लेट्स सपोज ये अगर नॉर्थ पोल है, ये सोलेनाइड है बेसिकली, तो अगर ये इसका नॉर्थ पोल है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर को जा रही होंगी। तो लेट मी ड्रॉ दिस ताकि आप इसको समझ लें। जिस तरह ये हमारे पास नॉर्थ पोल है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करके जाएंगी ऐसे ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, यानी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल होंगी। तो यानी एक ही डायरेक्शन में चूंकि करंट फ्लो कर रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी एक ही होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी, वो ऐसे ही फ्लो करके जाएंगी। और जो नेबरिंग कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी वो एक ही डायरेक्शन में गुजरेंगी। तो जब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो यहां तो करंट नहीं प्रोड्यूस होना, क्योंकि करंट तब प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। यानी किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो, जिसे हमने कहा था चेंज इन फ्लक्स होता है, तब करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी एक ही डायरेक्शन है, वो चेंज नहीं हो रही, तो यहां करंट प्रोड्यूस नहीं होगा नेबरिंग कॉइल में। यहां तक तो करंट आएगा लेकिन नेबरिंग कॉइल में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी डीसी करंट के या डीसी वोल्टेजेस की वजह से। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच रिक्वायर अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जरूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो। एक्सप्लेनेशन है इन डीसी करंट द करंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और सिंस द मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट चेंज नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। देयरफॉर ट्रांसफार्मर कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी यूजिंग डीसी वोल्टेज। Next, we have question number 3, which is explain the relationship between the direction of a current carrying conductor and magnetic field it produce. यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें से जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा और जो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, उनकी क्या डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर लेट्स सपोज अपवर्ड है, यानी करंट की ये डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन में आपने थंब रखना है। ये बेसिकली हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल आता है, और राइट हैंड से आपने इस कंडक्टर को ग्रिप करना है इन सच वे कि आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो आपकी कर्लिंग फिंगर हैं वो आइडेंटिफाई करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की वो क्लॉकवाइज हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो इस तरह करंट की डायरेक्शन में थंब रखने से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चल जाता है। तो यही इनके दरमियान रिलेशन है। यहाँ लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड डायरेक्टली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। राइट हैंड थंब रूल, जिसको मैक्सवेल रूल भी कहते हैं, कि होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, point your thumb in the direction of current, the curl finger show the direction of magnetic fields line around the conductor. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है कि डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये देखें ये कंडक्टर है जिसको हमने एक बैटरी के साथ अटैच किया है, तो यहां से करंट इसके अंदर से फ्लो करके जा रहा है। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में एनिमेशन से भी समझा था कि जब आप इसको एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है। तो इसकी रीजन ये है कि जब इसमें से करंट गुजरता है तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल पड़े मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहां लिखा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स, दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर्स इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वो दो लाइनों में आंसर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, वो इंटरेक्ट करती है विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, काजिंग अ कंडक्टर टू मूव और डिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से कंडक्टर मूव होता है या डिफ्लेक्ट होता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द मोटर इफेक्ट एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये यहां तक अभी फिलहाल इसका आंसर हुआ है। नेक्स्ट इसी का देखें सेकंड पार्ट है कि हाउ टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, जो कि कहता है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर रखनी है, और इसी तरीके से जो मिडल फिंगर है इट शुड बी प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। तो ये बताएगा आपको। अब यहाँ लिखा है कि स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर टू द लेफ्ट हैंड सो दैट दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखें कि इस तरह से आपने इसको स्ट्रेच करना है कि इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बने।
अच्छा, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखनी है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ली जाती है। मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट की में रखनी है और जो थंब होगा वो फोर्स का बताएगा जो कि कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई इज हाई वोल्टेज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जब आप पावर ट्रांसमिट करते हैं तो आप वोल्टेजेस को क्यों हाई रखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ अगर तरबेला में केपीके में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इस इलेक्ट्रिसिटी को आपने, इस पावर को आपने ट्रांसमिट करना है कराची या लाहौर में, यानी अदर सिटीज़ में आपने ट्रांसमिट करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको वोल्टेजेस हाई रखने पड़ेंगे। तो वोल्टेजेस क्यों हाई रखते हैं? वोल्टेजेस इस वजह से हाई रखते हैं, आप इस फार्मूला के ऊपर देखें कि P इज इक्वल टू वी आई होती है। अगर हम वोल्टेजेस हाई रखेंगे तो हमें कम करंट रखना पड़ेगा टू डिलीवर द सेम पावर, यानी उसी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए अगर हम वोल्टेजेस हाई रखते हैं तो करंट हमें कम रखना पड़ेगा। तो इस वजह से वोल्टेजेस हाई रखते हैं ताकि हमें करंट कम रखना पड़े। अच्छा, अब करंट को क्यों कम रखना पड़े, करंट हम ज्यादा क्यों नहीं सेंड कर सकते? तो इसका रीजन ये है कि अगर ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वायर में से, और अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो आपकी ज्यादा पावर लॉसेज हो जाएंगे, क्योंकि पावर लॉस डिपेंड करता है आई स्क्वायर आर पर, यानी यहां वी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि पावर लॉस जो है वो आई पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो हम करंट कम रख लेते हैं ताकि हमारा पावर लॉस भी कम हो, और वोल्टेजेस हाई रख लेते हैं ताकि पावर लॉस जो है वो कम हो। यही इसका आंसर है। हाई वोल्टेज इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन टू रिड्यूस एनर्जी पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन वायर। एक्सप्लेनेशन में है कि इलेक्ट्रिकल पावर लॉस इन द वायर अकर ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इज गिवन बाय P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अच्छा, फॉर अ गिवन पावर इफ द वोल्टेज इंक्रीज द करंट डिक्रीजेज। ठीक है, अ स्मॉलर करंट रिजल्ट इन मच लेस पावर लॉस बिकॉज लॉस डिपेंड ऑन आई स्क्वायर। दिस मेक ट्रांसमिशन मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल। एडिशनल एडवांटेजेस क्या है कि थिनर ट्रांसमिशन वायर हम यूज करेंगे और जिससे हमारी कॉस्ट इफेक्ट जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जब हम अगर हमें इसी करंट को यानी हाई करंट करके अगर हमें पावर को भेजना पड़ेगा, अगर हम भेजते हैं तो इससे फिर क्या होगा कि हमें मोटी वायर्स लगानी पड़ेगी ट्रांसमिशन के लिए, और मोटी वायर अगर हमें लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, कॉस्टली वो पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग अ कॉइल ऑफ वायर एंड अ बार मैग्नेट। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट से क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। और कैसे जनरेट करना है? विद द हेल्प ऑफ वायर एंड बार मैग्नेट। तो इसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करेंगे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके लिए ऑपरेटर्स क्या चाहिए? एक कॉइल ऑफ वायर चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए, गैल्वानोमीटर चाहिए और वायर्स चाहिए। तो इस तरह से आप इन कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दें, कनेक्ट कॉइल टू द गैल्वानोमीटर विद द हेल्प ऑफ दैट वायर। और फिर क्या करें कि जिस तरह से यहाँ ये मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, इसको कॉइल के करीब लेकर जाएं और टूवर्ड कॉइल और अवे कॉइल आप इसको मूव करें। तो जब आप मूव करेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? इंड्यूस ईएमएफ करेगा, जिसका गैल्वानोमीटर आप यहाँ देख लेंगे। तो यही इसकी ऑब्जर्वेशन है, और एंड में कंक्लूजन है कि आपने ये देखना है कि जब आपने बार मैग्नेट को रोक के रखा हुआ था तो यहाँ करंट शो नहीं हो रहा होगा। इसकी रीजन ये है कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही। बेसिकली चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन प्रोड्यूस ईएमएफ। अगर ये रुका हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी लेकिन वो चेंज नहीं होंगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इंड्यूस करता है ईएमएफ को। अच्छा, इसका एम और ये सारा कुछ है, आप इसको देख के यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने बात बताई बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ये ऑब्जर्वेशन है और एंड पे कंक्लूजन्स हैं जो आप वहां भी देख रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। यानी ये जो ईएमएफ अभी हमने प्रोड्यूस की थी
तो कौन से फैक्टर्स इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं? तो इसमें एक जो फैक्टर है स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी बार मैग्नेट को आप कितना तेजी से मूव करवा रहे हैं टूवर्ड कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। तो जितना ज़्यादा आप मूव करवाएंगे, तेजी से मूवमेंट होगी मैग्नेट की या फिर कॉइल की, इन दोनों में से कोई एक आपने मूव करवाना है, तो उतनी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट आपने जो रखा है जिसको आप मूव करवा रहे हैं टूवर्ड कॉइल और अवे कॉइल, वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो फिर ईएमएफ ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं तब भी ईएमएफ ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ कॉइल जो है वो अगर ज़्यादा है तब भी ज़्यादा होगी। ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट राइट एंगल। जब वो राइट एंगल पर पड़ा होगा तभी वो जो है मैक्सिमम फील्ड लाइंस को कट करेगा, जिसके रिजल्ट में ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये वो मेन फैक्टर्स थे। आपकी बुक में आई गेस ये जस्ट 3 फैक्टर्स लिखे हैं, ये भी आप लिखते हैं तो इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। एक है हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या करता है? इंक्रीजेस वोल्टेज, और स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज इसको डिक्रीज करता है। नाम से भी जाहिर है इसमें सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होती है और प्राइमरी वोल्टेज कम होती है। इसमें सेकेंडरी वोल्टेज कम और प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो सेकेंडरी कॉइल जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, यहाँ प्राइमरी के ज़्यादा होंगे सेकेंडरी से। यूज इन पावर ट्रांसमिशन, यूज इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज, और ये करंट को रिड्यूस करता है जबकि ये करंट को इंक्रीज करता है। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखते हैं कौन बच्चा इसको सही आंसर करता है। Dear students, here we have last question, which is identify 3 devices that operate on the principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। 3 ऐसी डिवाइसेस के नाम बताएं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी कॉइल या किसी वायर के अक्रॉस जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करते हैं तो उस वायर या फिर उस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे पास हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, जहां क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर भी यूज करते हैं जहां हम वोल्टेजेस को अप या फिर डाउन करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली इंडक्शन मोटर्स में होता है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर मोटर इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है। यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू प्रोड्यूस मोशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कवर करते हैं न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन, और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? ये आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर है, और ये जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है क्योंकि सेकेंडरी जो कॉइल्स हैं ये ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल्स के वो ज़्यादा हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के, तो इस वजह से इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कह रहे हैं। और सबसे पहले हम डाटा की अगर हम बात कर लें तो डाटा की में हमारे पास क्या क्या है। डाटा में जो हमारे पास है जी रेशो है टर्न्स की। अब यहाँ देखें कि उसने कहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसका आपने ये मतलब लेना है कि जो ज़्यादा टर्न है वो सेकेंडरी कॉइल्स के हैं। यहाँ हमने लिखना इस तरह से है क्योंकि स्टेप अप है तो सेकेंडरी कॉइल के जो टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी सेकेंडरी कॉइल के 100 टर्न्स हैं और प्राइमरी जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न जो है वो 1 है। इस तरह प्राइमरी वोल्टेजेस जो है वो 20 वोल्ट है। फाइंड हमने क्या करना है, सेकेंडरी वोल्टेज करना है, इसको हम वी एस कह रहे हैं। तो यहाँ वो हमने फार्मूला यूज़ किया वी एस ओवर वी पी, ये जो हमारे पास इसका फार्मूला है ट्रांसफार्मर का एन एस ओवर एन पी, यानी वोल्टेजेस की जो रेशो है सेकेंडरी टू प्राइमरी इज इक्वल होती है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी टू द प्राइमरी। तो यहाँ से आपने सेकेंडरी वोल्टेजेस को फाइंड करना है, तो वीपी जो इधर है इसको आप इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, सेकेंडरी टर्न्स कितने हैं 100, प्राइमरी 1 है, और प्राइमरी की जो वोल्टेजेस है वो 20 वोल्ट है, तो सेकेंडरी वोल्टेजेस जो है वो कितनी मिली है 2000 वोल्ट मिली है। देखें 20 वोल्ट को आपने इंक्रीज करके 2000 वोल्ट कर दिया है। लेकिन इसमें यह होता है कि पावर सेम होती है, जब आप वोल्टेजेस इतने इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां डेफिनेटली करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन है तो उसका मतलब है कि ये जो हमारे पास टर्न है वो प्राइमरी है और सेकेंडरी टर्न जो है वो 1 है। इस तरह से कि यहाँ देखें, ये प्राइमरी टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी टर्न कम है। तो इसका अगर हम डाटा लिख लें सबसे पहले, तो प्राइमरी टर्न हमने 100 कर दिए, सेकेंडरी टर्न 1 कर दिए। AC voltages of amplitude 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हम अप्लाई कर रहे हैं वो 170 वोल्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होगी वो कितनी होगी। अगेन बिल्कुल वैसा ही है, फार्मूला भी वही यूज करेंगे, वोल्टेजेस रेशियो ओवर नंबर ऑफ टर्न रेशियो। तो यहाँ हमने VS क्योंकि फाइंड आउट करना है तो VP को इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी हमने वैल्यूज को लिख लिया और यहाँ हमारे पास आ गया 1.7। देखें यहाँ प्राइमरी वोल्टेजेस 170 थी तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो गई, क्योंकि स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी वोल्टेज 1.7 वोल्ट हो गई, सेकेंडरी वोल्टेज बहुत कम हो गई है। Next we have question number 3, which is calculate the input voltage if it draws 0.5 ampere। इनपुट वोल्टेज आपने बतानी है कि अगर 0.5 एम्पेयर का करंट ये ले। आल्सो कैलकुलेट द टर्न रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल ऑफ इफ द ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 100 वॉट एंड 8.3 एम्पेयर। आल्सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें दो तीन चीजें पूछी हैं। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास आउटपुट पावर जो है वो 100 वॉट है, सेकेंडरी करंट 8.3 एम्पेयर है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरीके से प्राइमरी जो करंट है 0.5 एम्पेयर है, ये वो करंट इनटेक कर रहा है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, इनपुट वोल्टेज फाइंड करनी है, टर्न रेशियो फाइंड करनी है और टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हमने बताना है। तो सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज देखें कि सेकेंडरी वोल्टेजेस हम कैसे जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सेकेंडरी वोल्टेज हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर। P इज इक्वल टू IV होता है, तो सेकेंडरी करंट इंटू सेकेंडरी वोल्टेज से हमारे पास पावर आ जाएगी। पावर तो सेम रहती है, यहाँ उसने वैसे कहा नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जो है ट्रांसफार्मर में जो पावर है वो सेम ही रहेगी, यानी 100% एफिशिएंट वैसे उसने कहना था, तब हम ये बात कर सकते हैं कि पावर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पावर सेम रहेगी। लेकिन यहाँ हम पावर फाइंड आउट करते हैं, सॉरी यहाँ हम सेकेंडरी वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए पावर को आप डिवाइड कर दें सेकेंडरी करंट से। तो पावर कितनी है 800 वॉट, सॉरी 100 वॉट, ये हमारे पास पावर है। और करंट कितना है सेकेंडरी 8.3 एम्पेयर है। इन दोनों को डिवाइड करें तो सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास आती है 12.05 आती है। ये हमने सेकेंडरी वोल्टेजेस निकालनी। अब अगर हम प्राइमरी वोल्टेजेस निकालें तो देखें पावर वही हमने रखी 100 जो है वॉट पावर ही रखी, लेकिन प्राइमरी करंट कितना था, प्राइमरी करंट 0.5 है, तो यहां से हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज आ गई 200 वोल्ट आ गई। अब आप बताएं कि प्राइमरी वोल्टेज 200 है और सेकेंडरी वोल्टेज 12.05 है, तो ये क्या होगा, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। तो डेफिनेटली स्टेप डाउन होगा, प्राइमरी ज्यादा है सेकेंडरी कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इसी तरीके से अगर हम टर्न्स की बात करें तो टर्न्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही फार्मूला लगाकर वोल्टेजेस की रेशियो का और नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो का। तो यहाँ सेकेंडरी जो हमारे पास है वो 12.05 है, आई गेस यहाँ 12.05 होना चाहिए, ये 5 है लेकिन आगे करेक्शन हुई है। अच्छा, इसी तरीके से सेकेंडरी टू द प्राइमरी वैसे आ जाएगा, तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो 1/16.6 आता है। दैट मीन्स सेकेंडरी जो टर्न्स हैं वो 1 है जबकि प्राइमरी टर्न जो है 16.6 है। तो ये इनके 16.6 आप कह सकते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि है कि कैलकुलेट द आउटपुट पावर एंड आउटपुट करंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब उसने बता दिया है कि ये स्टेप डाउन है, या फिगर में भी मेंशन है और वैल्यू आपकी फिगर जो है उसमें मेंशन थी। द वैल्यू ऑफ इनपुट करंट इज 0.05 एम्पेयर और अज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। अब उसने कह दिया है कि ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट है, इसका मतलब है कि पावर सेम होगी, जो प्राइमरी पावर होगी वही सेकेंडरी पावर होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने नहीं कहा लेकिन हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एफिशिएंट है। अच्छा, ये डाटा हमारे पास है, इसको अगर हम नोट डाउन कर लें। प्राइमरी करंट हमारे पास कितना है 0.050, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो हैं वो कितने हैं 8000 है, ये उसने यहाँ फिगर में मेंशन किया 8000 टर्न है प्राइमरी। और जो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेजेस है वो 230 वोल्ट है। आउटपुट करंट हमने फाइंड आउट करना है और आउटपुट पावर फाइंड आउट करनी है।
अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने यहाँ लिखा कि आउटपुट जो पावर होगी वो इनपुट पावर के इक्वल होगी। ऐसा हमने क्यों लिखा? ये इस वजह से लिखा क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एफिशिएंट है, यानी सेकेंडरी पावर और प्राइमरी पावर जो है वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो आउटपुट पावर वैसे लिखा। इनपुट पावर के लिए आपने क्या लिखा? पावर इज इक्वल टू होती है VI, तो प्राइमरी वोल्टेजेस इनटू प्राइमरी करंट। तो प्राइमरी वोल्टेजेस हमारे पास कितनी है? 230 वोल्ट है। और प्राइमरी करंट कितना है? IP। तो प्राइमरी करंट हमारे पास इनपुट करंट है 0.050 एम्पियर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे आउटपुट पावर को, विच इज 11.5 वॉट। अब देखिए आउटपुट करंट को फाइंड आउट करना है। अगेन अब वही फार्मूला लिखेंगे, पावर इज सेकेंडरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट, क्योंकि प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी की इक्वल है। अब सेकेंडरी जो पावर है वो इक्वल हो जाएगी सेकेंडरी वोल्टेज इनटू सेकेंडरी करंट। तो अब यहाँ हमारे पास अगर हमने IS सेकेंडरी करंट फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे? VS को इस PS के नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे। तो प्राइमरी जो हमारे पास सेकेंडरी पावर है और प्राइमरी पावर वो सेम ही है 11.5, और सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो 6 है। इन दोनों को डिवाइड करें तो सेकेंडरी करंट आपके पास 1.9 एम्पेयर आता है। Dear students, here we have the last question of numerical response question, which is a transformer is an adapter steps up 115 volt to 230 volt. एक ट्रांसफार्मर है जो कि अडॉप्टर के अंदर है, और ये क्या करता है? ये हमारे पास स्टेप अप है और 115 वोल्ट से 230 वोल्ट नीडेड फॉर अ हेयर ड्रायर, यानी इसको 115 से 230 वोल्ट ले जाता है। और करंट जो है वो 5 एम्पियर का फ्लो करता है थ्रू द हेयर ड्रायर। अज्यूमिंग दैट द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन सप्लाई। मेन सप्लाई से करंट कितना ड्रॉ हुआ है, यानी इनपुट करंट आपने बेसिकली इसमें फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हम यही लिखेंगे इसमें कि आउटपुट पावर जो होगी वो इनपुट पावर की इक्वलेंट होगी। ये क्यों हमने लिखा? इस वजह से लिखा क्योंकि वो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट है। अब पावर इज इक्वल टू होती है VI, तो यहाँ S लिखा है, दैट मीन सेकेंडरी पावर, तो VSIS की इक्वल हो जाएगी। ये प्राइमरी पावर है तो VPIP की इक्वल हो जाएगी। अब हमने IP फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ थी, हमने वो पुट कर ली। तो IP अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया और 115 को इधर जाकर डिवाइड कर दिया, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो आंसर आया वो 10 एम्पेयर का आया। तो इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमने तमाम रिस्पांस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के MCQs रह रहे हैं, लेकिन उस MCQs की मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर एक के ऊपर काम कर रहा हूं, जिसमें आपकी तमाम सारी बुक के अंदर जितने भी MCQs हैं उन सबको कवर किया है। और इंशाल्लाह अगर कोई आप लोगों की कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में करें। और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।